पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट, चंचल, शोभा जी और आरती जी सब साथ में नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। जैसे ही शोभा जी और आरती जी उठकर चले जाते हैं, सम्राट अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना किसी की परवाह किए चंचल के पास जाता है। सम्राट को अपनी तरफ आता देखकर चंचल अपनी गर्दन और भी झुका लेती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सम्राट उसके ऊपर झुकते हुए कहा, सब समझता हूं मैं, ये जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना, सब पता चल रहा है, पर तुम ऐसे बच नहीं सकती मोहतरमा। ये कहता हुआ वो उसके और भी करीब हो जाता है और झट से उसका गाल चूम लेता है। चंचल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ऐसा भी कुछ करेगा। कहीं भी कभी भी शुरू हो जाएगा। वो उसे अपने बड़े बड़े आंखें दिखाते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी शर्म आ रही है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं और उसके ऐसे हालात देखकर सम्राट को बहुत मजा आ रहा था। वो उसके पीछे जाता है और उसके दूसरे गाल पर झुकते हुए कहा, सो वॉट? मैं अपनी बीवी के साथ कहीं भी कुछ भी करूं, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? और वैसे भी तुम कमरे में मान जाती तो यह नौबत ही नहीं आती ना। ये कहता हुआ वो उसका दूसरा गाल भी चूम लेता है। चंचल शर्माकर अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपा लेती है। सम्राट प्लीज, वो बस इतना ही बोल पाती है। सम्राट एक हाथ से उसके बाल को बिगाड़ते हुए बोला, ऑफिस जा रहा हूं, शाम को बताऊंगा तुम्हें कि सम्राट को बदमाश बोलने का क्या अंजाम होता है। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोल रहा था। इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही चंचल राहत की सांस लेती है। उसके हाथ अभी भी अपने गाल पर थे। सम्राट की हरकत याद आते ही उसने खुद से कहा, बदमाश को बदमाश ना कहूं तो और क्या कहूं? वो मुस्कुराते हुए बोलती है। इधर सुमेर ने सारी प्लानिंग कर ली थी। उसने रेखा को फोन करके बोल दिया था कि वो कुछ दिन के लिए अपने भाई के घर चली जाए। रेखा ने सुमेर को इतना सर पर चढ़ा रखा था कि वह उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझती कि वह उसे क्यों भेज रहा है, जबकि तनु भी घर पर है और वह अकेली है। लेकिन रेखा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। सुमेर मन ही मन, चलो माँ का तो पक्का है कि वह घर से चली जाएगी। सुहानी भी मामा के यहाँ गई हुई है, मतलब तनु घर पर बिल्कुल अकेली होगी। मजा आएगा उसे तड़पा तड़पा कर मारने में। वह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है। इन सब में दोपहर हो गई थी। रेखा घर से जाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर तनु हैरान थी कि अचानक रेखा कहाँ जा रही है, पर फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ आरोही दवाई लेकर सो रही थी। समीर उसके पास ही बैठा था। वह अपने किसी डॉक्टर दोस्त से उसके बारे में बात कर रहा था। आरोही की कंडीशन बता रहा था। सारी बातें सुनकर वो डॉक्टर समीर को कुछ बताता है। खैर, शाम हो गई थी। सम्राट और रोहन अभी ऑफिस में ही थे। रोहन काम तो कर रहा था, पर एक अजीब से बेचैनी ने उसे घेर रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। बस उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और इसी वजह से उसका काम में मन नहीं लग रहा था। और यह बात सम्राट ने भी नोटिस कर लिया था। क्या बात है रोहन, तुम काफी परेशान लग रहे हो? सम्राट रोहन की तरफ देखते हुए बोलता है। रोहन उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी परेशानी उससे साझा करते हुए कहा, पता नहीं सर, एकदम से बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, या शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं और इसी वजह से काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा। इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। सम्राट सब समझ रहा था। वो समझ रहा था कि रोहन के साथ भी एकदम से काफी कुछ हो गया, जिसकी वजह से वह काफी परेशान है। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। रोहन, एक काम करो, तुम घर चले जाओ। और एक बात कहूं? कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा है। मुझे कुछ कहने के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सम्राट ने कहा, ऐसी बात है तो मैंने भी तुम्हें हमेशा अपना भाई ही समझा है और एक भाई होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं कि अभी तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी अचानक से हुआ उससे भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। तुम अपने रिश्ते से भाग नहीं सकते और उन रिश्तों में अब तनु भी जुड़ गई है। अपने नए रिश्ते से भागना बंद करो रोहन, उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। सम्राट एक बड़े भाई की तरह उसे समझाते हुए बोलता है। जी सर, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं अच्छे से समझ रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सम्राट हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अच्छा अब तुम घर जा सकते हो। इससे पहले कि सम्राट अपनी बात पूरी करता तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि शोभा जी का था। वो फोन कान पर लगाते हुए कहा, हाँ बोलिए बड़ी माँ। शोभा जी ने घबराती हुई आवाज में कहा। सम्राट, वो आरोही। आरोही का नाम सुनते ही सम्राट सतर्क हो जाता है। क्या हुआ आरोही को बड़ी माँ, और आप इतनी घबराई हुई क्यों है? आरोही का नाम सुनते ही रोहन के कान भी खड़े हो जाते हैं। बेटा, वो समीर आरोही को लेकर कहीं चला गया है, शोभा जी ने रोते हुए कहा। वॉट? आरोही को लेकर चला गया? पर कहाँ? ये बोलते वक्त सम्राट के चेहरे के भाव बदल जाते हैं।
मेरे मना करने के बावजूद भी उसे घर से बाहर निकाला। वो मन ही मन बोलते हुए पूरे गुस्से से भर जाता है और उसके साथ साथ रोहन भी। आप फिक्र मत करें बड़ी माँ, मैं देखता हूँ, इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और जल्दी से अपने किसी आदमी को फोन करते हुए बोला, समीर घर से निकला है, अभी अभी पीछा करो उसका। ये कहते हुए वो फटाफट से खड़ा होता है और बाहर निकल जाता है। रोहन भी उसके पीछे जाता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और सम्राट गाड़ी भगा देता है मुंबई के सड़कों पर। उधर चंचल को भी यह बात पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाती है। बड़ी माँ, हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए, कहकर वो दोनों दूसरी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। गाड़ी शोभा जी चला रही थी। सम्राट और रोहन पूरे गुस्से से भरे हुए थे। उसके आदमी सम्राट को लगातार अपडेट दे रहे थे कि समीर की गाड़ी किस दिशा में बढ़ रही है। सम्राट भी उसी तरफ जा रहा था। उसके मन में ये सवाल था कि अचानक से समीर आरोही को लेकर कहाँ जा रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शोभा जी गाड़ी चलाते वक्त पता नहीं ये लड़का कहाँ लेकर जा रहा है आरोही को। अगर आरोही को कुछ हो गया तो सम्राट पता नहीं क्या हाल करेगा इसका। वो चंचल की तरफ देखते हुए बोलती है, इस बात का डर तो मुझे भी है बड़ी माँ, समीर भाई ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, वह भी फिक्र करते हुए बोलती है। गुस्से से भरा हुआ सम्राट गाड़ी चला रहा था और उसके पास बैठा रोहन मन ही मन, अगर तेरी वजह से आरोही को कोई नुकसान हुआ ना तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। कुछ ही देर में समीर की गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां आसपास पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ियां थी जो वहां से गुजर रही थी, वह भी बहुत देर के बाद। समीर गाड़ी से बाहर आता है, किसी को फोन करते हुए बोला, हाँ मैं उसे ले आया हूँ। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और फिर आरोही को बाहर निकालता है। वह उसे आराम से व्हीलचेयर पर बैठता है, थोड़ा सा आगे लेकर जाता है। आरोही आज कितने महीनों के बाद इस तरह से घर से बाहर निकली थी। वो बहुत घबरा रही थी जो कि उसका चेहरा बता रहा था। बोल तो वैसे भी नहीं पाती थी, वो बस अपनी खाली आंखों से कभी सड़क को देख रही थी तो कभी पीछे चेहरा घुमाकर समीर को। शोभा जी की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। सुनसान रास्ता देखकर उसका माथा ठनकता है। वो अपने माथे पर सिलवटें लाते हुए बोली, यह कौन सी जगह लेकर आया है समीर। आरोही को ये कहते हुए वह भी समीर की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रोकती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। दूसरी तरफ सम्राट के आदमी उसको बता रहे थे कि समीर की गाड़ी किस जगह पर रुकी है। वह भी उस सड़क पर आ जाता है। रोहन आसपास देखते हुए बोला, सर ये तो वही जगह है जहां पर आरोही मैम के साथ हादसा हुआ था। ये समीर उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है, आखिर करना क्या चाहता है वह, ये तो अभी पता चल जाएगा। ये कहता हुआ वो गाड़ी से नीचे उतरता है। गुस्से से भरा हुआ लंबे लंबे कदम भरते हुए समीर के पास जाता है। उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लेकर आने की। यह क्या तरीका है, क्या मतलब है इस चीज का। वो उस पर गरजता है। सम्राट इतने गुस्से में था कि एक पल के लिए चंचल उसका गुस्सा देखकर सहम गई थी, पर समीर बिल्कुल शांत खड़ा था। वो उसके हाथ से अपना गिरेबान छुड़ाता है और आरोही का हाथ उसके हाथ में दे देता है, फिर अकेला ही कुछ कदम आगे बढ़ता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि सम्राट या समीर कुछ और करते या कहते, एक गाड़ी वहां जाकर रुकती है। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसने बिल्कुल आरोही का गेटअप लिया हुआ था, जैसा आरोही उस दिन रेडी हुई थी जिस दिन उसके साथ वो हादसा हुआ था। वो लड़की अपनी गाड़ी से टेक लगाए बार बार अपने घड़ी देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी का इंतजार कर रही है। सब लोग उसे ही देख रहे थे। समीर एक तरफ जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। आरोही भी आंखें फाड़े उस लड़की को देख रही थी। इतने में दूसरी गाड़ी वहां जाकर रुकती है जिसमें से 4-5 लड़के उतरते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही लड़के लग रहे थे, सुमेर और उसके दोस्त। और फिर शुरू होता है वो दौर जो उस वक्त आरोही के साथ गुजारा था। हर चीज दोहराई जाती है, जो भी जैसा भी उन लोगों ने आरोही के साथ किया था, तब एक एक चीज रिपीट हो रही थी। वो लड़का बिल्कुल सुमेर की तरह लग रहा था। वो उस लड़की के पास जाता है, कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या बात है जानेमन, किसका इंतजार कर रहे हो भाई, हम भी हैं राहों में, थोड़ा बहुत दीदार हमारा भी कर लो। इतना कहकर वो और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। आखिर ऐसा भी क्या रखा है उस समीर में। वो लड़की उसका हाथ झटका देती है और एक चांटा उसके गाल पर मारते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा। आरोही बिल्कुल शांत हो गई और वो बड़े गौर से ये सब देख रही थी। उसके दिमाग में ये धुंधली सी तस्वीर घूमने लगी थी और उसके सांस भी तेज हो गई थी। शोभा जी, चंचल भी उसके पास आकर खड़े हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि समीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो लड़की उस लड़के को चांटा मारती है, वैसे ही वो लड़का उस लड़की को बालों से पकड़कर गाड़ी के बोनट में मारते हुए कहा, इतने दिन से तुझे प्यार से समझा रहा हूं कि मेरी हो जा, मेरी हो जा, पर तुझे आसानी से समझ नहीं आ रहा है ना। सुमेर को मना करने का अंजाम अब तू भुगतेगी।
आज तेरा वह हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर वह और उसके दोस्त उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। हर चीज वैसे ही हो रही थी जो उस वक्त आरोही के साथ हुआ था। आरोही की हालत और भी खराब हो रही थी। उन आंखों से झझर आंसू बह रहे थे जो काफी समय से खाली थी। उनके जरिए आज उसका दर्द बाहर आ रहा था। याद आ रहा था उसको हल्का हल्का। कभी वो आंखें बंद करती, कभी आंखें खोलती। कानों में वो चीख पुकार, वो लड़कों की आवाज, सब चीज गूंज रही थी उसके कानों में। ये सब देखकर रोहन, सम्राट, शोभाजी, चंचल, वहां पर मौजूद सबकी आंखें नम हो गई थी ये देखकर कि उनकी मासूम आरोही के साथ क्या क्या हुआ था। तभी समीर वहां पर आता है। उन लड़कों से आरोही को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह अकेला था और वो 4-5 थे। वो उसके साथ भी मारपीट शुरू कर देते हैं। वो लड़की भी जितना हो सके खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कब तक। आखिर वो अकेली थी और समीर को उन लोगों ने बहुत मारा था, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा था। जो लड़का सुमेर की तरह लग रहा था, अब उसे गुस्सा आने लगा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त सुमेर को गुस्सा आया था। वो उस लड़की को कसकर पकड़ लेता है और उसके बाकी दोस्त समीर को पकड़ लेते हैं और सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। वो लड़की समीर के लिए चिल्ला रही थी, रो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त आरोही रो रही थी, पर कोई नहीं था वहां पर उसकी सुनने वाला। वो लड़का उसे बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करता है, तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। इतना कहकर वो उस लड़की को जोर से धक्का देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। और भी वो सब चीज बड़े ध्यान से देख रही थी और उसके दिमाग में घूम रही धुंधली सी तस्वीर अब साफ हो चली थी। उस लड़की में वो खुद को देख रही थी, उसे लड़के में सुमेर को और उसके बाकी दोस्तों को, और समीर तो था ही उसके सामने। उसके होठ हिलने लगे थे, जैसे वो चिल्लाना चाहती हो, उनको रोकना चाहती हो, आवाज साथ नहीं दे रही थी उसकी। वो पूरी कोशिश कर रही थी बोलने की, चीखने की, चिल्लाने की, साथ साथ वो व्हीलचेयर से उठने की कोशिश भी कर रही थी ताकि वह जाकर समीर को बचा सके। इतने में वो लड़का समीर के पास जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुमेर गया था, और उसको खाई के पास ले जाता है और एक झटके से नीचे धक्का दे देता है। ये देखकर आरोही एकदम से चिल्ला पड़ती है, समीर, और एकदम से खड़ी होकर उस तरफ दौड़ पड़ती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जो आरोही कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बोली, चिल्लाई उठी और दौड़ी भी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। समीर समीर चिल्लाती हुई हो उस तरफ दौड़ रही थी। उसकी नज़र में सुमेर उसे नीचे खाई में गिरा दिया था। वह पागलों की तरह बस दौड़ी जा रही थी। सम्राट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही समीर आकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही आरोही समीर को देखती है तो मानो उसकी जान वापस आ गई हो, उसकी जिंदगी वापस आ गई हो। आरोही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जैसे ही वो समीर को देखती है तो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दिया, मुझे लगा उस सुमेर ने तुम्हें फिर से। इतना कहकर वह उससे लिपट कर रोने लगती है। 2 आंसू समीर की आंखों से भी बह जाते हैं। वह कसकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। आरोही भी कसकर उसे पकड़ लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रो आरोही रही थी, पर उसके आंसू रोहन के दिल पर गिर रहे थे। इस प्यार के लिए तो वह तरस रहा था कि कब आरोही उससे इतना प्यार करेगी, पर आज वह प्यार समीर के लिए देखकर वह टूट गया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपना चेहरा फेर लेता है। सम्राट की आंखें भी बह रही थी। चंचल उसके पास जाती है और कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे कह रही हो अब सब ठीक होगा। आरोही को होश ही नहीं था कि उसका भाई भी वहां पर मौजूद है। वो अभी तक समीर से लिपटे हुए रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी। समीर उसका चेहरा ऊपर करता है, उसके आंसू साफ करते हुए उसे रोने से मना कर देता है और बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है। सम्राट सब देख रहा था और रोहन से तो देखा नहीं जा रहा था। समीर आरोही को पीछे देखने का इशारा करता है। आरोही पीछे मुड़कर देखती है तो सम्राट को वहां देखकर वह घबरा जाती है। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वह कितने महीना के बाद होश में आए हैं और इतने महीने में क्या कुछ बदल चुका है। वो सम्राट को देखकर डर जाती है और उसका डरना लाजमी था, क्योंकि वो उसके दुश्मन के पोते से प्यार करती है। जिस सच्चाई को उसने अब तक छुपा कर रखा था, पर अब सारा सच सम्राट के सामने था। पर उसे पता नहीं था कि यह सम्राट वो सम्राट नहीं है, ये तो बिल्कुल बदल चुका है। चंचल के प्यार में बदल दिया है उसको। अब जब वो खुद चंचल से प्यार करता है, प्यार के मायने समझता है, तो अपनी बहन के प्यार को कैसे नहीं समझेगा। वो बस आरोही को देखे जा रहा था और आरोही की नजरें तो ऊपर ही नहीं हो रही थी। सम्राट के कदम आरोही की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर आरोही के चेहरे पर डर के भाव और भी बढ़ जाते हैं। एक बार फिर उसकी आंखें बहने लगती है। अगले ही पल सम्राट उसके सामने खड़ा था। आरोही अपने गर्दन झुकाते हुए बोली, भाई वो भाई। आरोही हकलाते हुए अपनी सफाई पेश करने लगती है। सम्राट एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस अब रोना नहीं। बहुत रुलाया है तूने अपने भाई को, अब और नहीं। चंचल, शोभाजी उनके पास आते हैं। सम्राट, आरोही, चंचल, शोभाजी, समीर सब साथ थे, एक परिवार था। बस रोहन उनके बीच नहीं था। वो वही सबसे अलग खड़ा नम आंखों से आरोही को देख रहा था।
जिसने अभी तक उसकी तरफ एक नज़र देखना भी जरूरी नहीं समझा। रोहन दूसरी तरफ घूम जाता है और अपने पीठ फेरते हुए अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करने लगता है। ठीक उसी वक्त उसका फोन रिंग करता है, जो कि सुहानी का था। रोहन खुद को नॉर्मल करता है, फोन कान पर लगाकर थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो जाता है। हाँ बोल सुहानी, बड़ी मुश्किल से वो इतना बोल पाया था। सुहानी ने कहा, भाई आप कहाँ हो? वो बेचैनी से बोलती है। रोहन ने कहा, मेरी छोड़, तो ये बता कि तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? रोहन को उसकी आवाज में घबराहट और कंपन महसूस हो रही थी। सुहानी ने कहा, कुछ ठीक नहीं है भाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पहले अचानक से माँ ने मुझे मामा के घर भेज दिया, अब वो खुद भी यहाँ आ गई। इसका मतलब कि भाभी अकेले घर पर है। और आज सुमेर भाई का भी फोन आया था और उनकी बातों से मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सुमेर भाई पक्का कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। माँ का अचानक से यहाँ आना, तनु भाभी का अकेले घर पर रहना, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आप कुछ कीजिए, आप जल्दी से भाभी के पास जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। जल्दी जल्दी सुहानी उसे सारी बात बताती है, फिर फोन कट कर देती है। उसकी बात सुनकर रोहन भी शॉक्ड हो गया था। सुमेर तो उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकला। सबसे पहली बात की आरोही की हालत का जिम्मेदार भी वही निकला। ये जानकर रोहन का खून खौल गया था और अब सुमेर फिर से एक चाल चलने वाला है। अब तो बर्दाश्त की हद ही हो गई थी। वो एक नज़र पीछे मुड़कर देखता है, सम्राट आरोही के साथ बिजी था। वो उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझता और जल्दी से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहा था और खुद से, मतलब तनु सच कह रही थी, समीर सच कह रहा था, हर चीज का जिम्मेदार सुमेर ही है और मैं उस पर भरोसा करता रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, पर कोई बात नहीं, अब तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं सुमेर। अब तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। वादा किया था मैंने खुद से कि अगर तू दोषी साबित हुआ तो तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। तैयार हो जा अपनी हर गलती की सजा भुगतने के लिए। जितना तूने आरोही को रुलाया है, तड़पाया है, उससे कहीं ज्यादा तू तड़पेगा। वो बहुत गुस्से से ये सब बोल रहा था और तेजी से गाड़ी चला रहा था। आरोही को सब कुछ याद आ गया था। अब सब घर के लिए निकल गए थे। आरोही को काफी समय के बाद होश आया था, तो उसके मन में कई सवाल थे, जैसे कि सम्राट के साथ खड़ी लड़की कौन है, सम्राट का ये बदला हुआ रूप, वो तो उसे कदम कदम पर हैरान कर रहा था। कैसे हुआ ये सब? हर कोई उसकी दुविधा समझ रहा था। फिलहाल तो सम्राट उसे लेकर घर चला गया था और डॉक्टर की टीम को भी घर पर बुला लिया था ताकि आरोही का अच्छे से चेकअप हो जाए। रात होने वाली थी, हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ छा गया था। सुमेर अपनी पूरी ताकत के साथ घर पहुंच गया था। उधर तनु ने भी पूरी तैयारी कर ली थी सुमेर को जान से मारने की। वह रोहन के कमरे में थी। उसने वही लाल साड़ी पहन रखी थी जिसे पहनकर वह लास्ट टाइम सुमेर से मिलने गई थी। सुमेर दरवाजा खोलता है, घर के अंदर जाता है। तनु को इस बात का पता चल गया था। वह टेबल पर रखी हुई चाकू उठाती है और अपनी कमर में छुपाकर साड़ी से उसे ढक लेती है और फिर बाहर आती है। सामने ही सुमेर खड़ा था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या बात है जान, शादी के बाद तो तुम और भी कमाल लग रही हो। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है। तनु उसे गुस्से से घूर रही थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो एकदम से उसके पास जाती है और दो तीन चांटे खींचकर उसके गाल पर मारते हुए बोली, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब किया तुमने मेरे साथ। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, फिर भी तुमने मेरे साथ। कितने घटिया आदमी हो तुम, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तनु गुस्से से बोले जा रही थी और उसे लगातार चांटे मारे जा रही थी। सुमेर को रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले ही पल वो उसे बालों से पकड़ते हुए बोला, औकात में रह, अपनी ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। ये कहता हुआ वो उसे दीवार से लगा देता है और उसकी बाजू मोड़ते हुए कहा, तू सिर्फ मेरे लिए एक मोहरा थी। मुझे जितनी तेरी जरूरत थी उतना मैंने तेरा इस्तेमाल किया। उसके बाद मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो तुझे उस रात मारने वाला था, पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। पर कोई नहीं, जो काम तब पूरा नहीं हुआ वो आज रात पूरा होगा। ये कहता हुआ वो उसका गला दबाने लगता है। तनु अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करती है और पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर उसके माथे पर मारते हुए बोली, तू मुझे मारेगा? मुझे नहीं, तू तो मरेगा, वह भी मेरे हाथों। ये कहती हुई वो अपने कमर में छुपा कर रखी चाकू निकालती है और एकदम से उस पर हमला कर देती है। पर सुमेर भी उतनी ही फुर्ती से वहां से हट जाता है और एकदम से उसकी साड़ी खींच लेता है। इन सब में तनु के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और अगले ही पल सुमेर उसे अपने बाहों में भरता है और वही सोफे पर पटकते हुए कहा, मानना पड़ेगा, जितनी खूबसूरत तू उस रात लग रही थी उतनी ही आज लग रही है। उस रात तो तुझे बिना छुए छोड़ दिया था, पर आज नहीं। ये कहता हुआ वो उसका ब्लाउज फाड़ देता है।
तनु लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर सुमेर उसके दोनों हाथों को जकड़ते हुए, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे बॉडी पर कहां कहां तिल है ये तो तुम्हारे पति को भी नहीं पता होगा। ये कहता हुआ वो उसके होठों पर झुकने लगता है। तभी तनु अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पेट में लात मारती है और उसे दूर धकेल देती है। इसके बाद वो जल्दी से उठकर नीचे गिरा चाकू उठा लेती है और बिना देर किए उस पर वार कर देती है। पर सुमेर भी कुछ कम नहीं था, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और एक चांटा मारता है उसके गाल पर। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था और इस वजह से तनु को बहुत दर्द हो रहा था। वह चाकू उसके हाथ में धंस रहा था, खून की एक धार बहकर जमीन पर गिरने लगती है। सुमेर 2-3 चांटे और मारता है उसके गाल पर। मारते मारते वो उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। चाकू अभी भी तनु के हाथ में था। वह एकदम से उसके पेट में चाकू भोंक देती है। सुमेर की एक दर्द भरी आह गूंज जाती है उस बंद कमरे में, पर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले ही पल वह अपने पेट से चाकू खींचकर बाहर निकालता है और बिना देर किया मार देता है तनु को। क्या तनु सच में मर जाएगी? क्या रोहन सही समय पर आकर तनु को बचा लेगा? क्या होगा सुमेर का? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।